हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट थियरी आपकी इंटरनल और कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सी टैक्सेशन की इम्पोर्टेंट थियरी है जिसमें आपका जो टैक्सेशन के जितने भी चैप्टर है सेमेस्टर नंबर 3 के, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कन्फ्यूज़न है कि सर एमसीक्यू है और फिर जो फिल इन द ब्लैंक है या फिर जो मैच द कॉलम है वो किस तरीके से पूछेंगे, क्या उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करना है। तो देखो, हम सब कुछ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो वन बाय वन मैं आपको सब कुछ एक बार बताते जाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको टैक्सेशन में इंपॉर्टेंट थियरी की बात करूं तो आप सबसे पहले ये पर्सन वाला टॉपिक क्लियर कर लो। ठीक है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पर्सन का मतलब जो है वो हमने समझा हुआ है। ओके, और ये जो पर्सन का मतलब है वो हमने जो समझा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, मैंने आपको सारे ये जो क्वेश्चन है वो करवाए थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको एग्जाम में हो सकता है कि इधर से कोई नाम दे देंगे, ओके, और इधर से कुछ नाम दे देंगे और आपको क्या करना है, उसको मैच करना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर पर्सन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, कि पर्सन में इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन है। तो ये सब की जो कौन कौन से इन सब के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से लोगों को ये सब अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो क्या है, तो बोले सर वो कंपनी है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको सिखाया भी था, इसका मतलब भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। तो ये एक बार समझ लो, क्योंकि उसमें से मैच द कॉलम आ सकते हैं। बात समझे? ठीक है, तो ये एक बार देख लो। उसके बाद आपको ये कैजुअल इनकम की थियरी पढ़नी, ये थियरी आएगी। अब इसमें से ये भी मैंने आपको पता मतलब पढ़ाया हुआ है। कैजुअल इनकम की थियरी यहाँ पर हमने पढ़ी हुई है। ये कहाँ गया, देखो ये कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में कौन कौन सी चीज़ कवर होती है वो भी मैंने आपको बताया था। कितना परसेंट टैक्स लगता है ये आपको फिल इन द ब्लैंक करके पूछ सकते हैं। फ्लैट रेट 30%। क्या उसमें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ये अलाउ होता है, मतलब आपको मिलता है, तो ये भी पूछ सकते हैं। मतलब देखो, अगर आपको एमसीक्यू वगैरह आते हैं तो आपको हर डिटेल जो मैंने आपको पढ़ाई उसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, गप्पे नहीं मार सकते आप। ठीक है, क्योंकि अगर फिल इन द ब्लैंक आती है और वहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता एग्जाम में, तो फिर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके 4 ऑप्शन में से कोई एक टिक कर लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर चांसेस भी तो कम होते हैं ना। देखो, उसके बाद मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, याद करो, मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम भी पढ़ाया हुआ है। ये रहा, देखो एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा था, मैंने इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब जो समझाया था, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, वहीं से सब बनेगा, क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी, थियरी भी, वो सब वहीं से आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर पैटर्न में समझो 15 मार्क्स का कुछ एमसीक्यू है या फिर फिल इन द ब्लैंक या मैच द कॉलम है, तो वहां पर कुछ अलग से कुछ थोड़ी पूछने वाले। पूछेंगे तो वही जो आपको ऑलमोस्ट करवाया हुआ है। बस फर्क है कि आपका जो क्वेश्चन है उसके टॉपिक चेंज हो गए। मतलब पहले आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना था, अभी आपको थोड़े छोटे छोटे टॉपिक से पूछेंगे। अब जैसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये भी कर लो, क्योंकि बहुत बार ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर की आपको डेफिनेशन भी पूछी है और ये भी मैंने आपको यहाँ पर करवाया। देखो, हर चीज को हमने डिटेल में किया, ये प्रीवियस ईयर और ये असेसमेंट ईयर। और ये आपको पता ही है, मैंने आपको हर बार बताया कि ये चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप जो स्टडी कर रहे हो उस साल के लिए, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चेंज होके ये आ जाएगा। डन, और कोई ज़रूरत है? सिंपल। तो पढ़ाया हुआ सब कुछ है, आपको बस पढ़ना है। उसके बाद है एक और है टैक्स एविशन और टैक्स अवॉइडेंस, ये एक बार कर लेना। ठीक है, मतलब टैक्स की लोग चोरी करते हैं उसको, मतलब क्या, मतलब उसके लिए कुछ थियरी आपकी बुक्स में है, मिल जाएगी। ठीक है, टैक्सेशन वाले चैप्टर में अगर आप डेफिनेशन वाला चैप्टर जो है उसमें जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर में शायद मिल जाएगा, आपको फाइंड करोगे सब कुछ मिल जाएगा। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी पे आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ये है
कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहते हैं, ये भी आपको पूछते हैं। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका थियरी भी आ सकता है, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, और ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडिया में कितने टाइप्स की रेसिडेंशियल स्टेटस चलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हमने जो भी पढ़ा था उसमें रेसिडेंट इन इंडिया तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट भी आता। और अभी इस साल से अगर आप देखो तो एक डिम्ड रेसिडेंट वाला भी टॉपिक आया है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये रहा डिम्ड रेसिडेंट। यहां से फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो मैच द कॉलम, मतलब देखो बनाना है तो कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी अच्छे से क्वेश्चन ड्राफ्ट करके पूछती है तो फिर आपको कुछ भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि ये फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले। ठीक है, मैंने समझा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग पढ़ना है, कुछ अलग। देखो अगर आपने पूरा पढ़ाई अच्छे से किया है ना, तो ऐसा नहीं है फिल इन ब्लैंक के लिए या फिर जो 15 मार्क्स का जो एक्स्ट्रा इस बार पोर्शन ऐड हुआ है, जिसमें आप जो सोच रहे हो कि कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी। जो तैयारी चल रही है उसको चलने दो, उसी तरीके से पढ़ो। उसके लिए कोई 15 मार्क्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे के मतलब आप अलग से इतना मेहनत मत करो। जो चल रहा है उसको डिटेल में पढ़ो, जो पढ़ा है उसको पढ़ो, बस और कुछ नहीं। अपने आप सब कुछ आ जाएगा। अगर ये सब डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसमें क्या आंसर आएगा। ऐसा थोड़ी है कि एमसीक्यू अगर आप अलग से करोगे तो ही आपको आएगा। फिर मैंने आपको ये भी सेक्शन पढ़ाई थी कि सेक्शन 54, 54F और 54EC। अब ये 3 सेक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, जिसमें मैं बोल सकता हूं कि आपको मैच द कॉलम यहां से पूछ सकते हैं, ऐसे मैच द कॉलम। जैसे आपको एक और भी है 54B। फिर इसमें आपको सामने उसके सेंटेंस दे देंगे कि इसका एग्जेम्पशन जो है वो किसके कैसे मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है, जैसे अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बाय किया, मतलब हाउस परचेस किया, ठीक है, तो आपको 54, मतलब हाउस बेच के अगर आपने हाउस परचेस किया, ठीक है, हाउस बेच के आपने हाउस परचेस किया, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, फिर अगर आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीद लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीद लिए, या तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के बॉन्ड खरीद लिए। फिर आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है एक लैंड बेच के। फिर अगर आपने देखा तो एनी अदर कैपिटल एसेट, मतलब अदर कैपिटल एसेट। अब ये अदर का बात जब बोलता हूं तो मैंने आपको समझाया था कि अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, मतलब अगर रेसिडेंशियल हाउस के बिना, मतलब रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कोई और एसेट को बेचा और आपने रेसिडेंशियल हाउस बाय किया, ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आपको टॉपिक पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैच द कॉलम आप देखो तो 54 में हमने पढ़ा था कि हाउस बेच के अगर आप हाउस में इन्वेस्ट करते हो एग्जेम्पशन मिलता है। 54F में हमने पढ़ा था कि अदर देन हाउस बेच के अगर आप रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हो। 54EC में पढ़ा था हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का हमने बॉन्ड खरीद सकते हैं। और ये तो हमने पढ़ा था कि हम एक एग्रीकल्चर लैंड को अगर बेच देते हैं जो अर्बन एरिया में होती है, उसको अगर हम बेच के दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीदते तो उसका भी एग्जेम्पशन मिलता है। तो इस तरीके से अब देखो, इसके लिए क्या आप डिटेल में पढ़ने जाओगे? देखो, इसके लिए आपने डिटेल में ऑलरेडी स्टडी किया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने सारे क्वेश्चन भी किए हैं और देखो ये हमने एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया हुआ है। देखो ये आपको मैंने यहाँ पर समझाया हुआ कि हमें यहाँ पर एग्जेम्पशन कैसे मिलता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये सेक्शन किसको एलिजिबल है, ठीक है, सब कुछ पूछ सकते हैं। देखो ओके, तो यहाँ पर 1 रेसिडेंशियल हाउस बाय करना है और कब बाय करना है उसका टाइमिंग भी है, जैसे 1 ईयर और 2 ईयर, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर पूरा वापस डिटेलिंग नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि जो पढ़ा है, मतलब मैंने जो पढ़ाया हुआ है उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक एक बार से दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। तो अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको देख लो, ठीक है, सभी टॉपिक को। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं जीएसटी वाले टॉपिक पे। अब जीएसटी वाले जो टॉपिक है उसका अगर थोड़ा सा स्पेशल वेटेज देखें तो मेरे ख्याल से इस बार जीएसटी वाले टॉपिक में से आपको 6 to 7 मार्क्स का पूछेंगे, ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है तो सप्लाई
और मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। फिर इसकी मतलब गुड्स का मतलब और जो सर्विस का मतलब जो है अंडर द जीएसटी, ये भी आपको बहुत बार पूछा हुआ है पास्ट ईयर के पेपर में। इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये भी पूछ चुके हैं, ठीक है। और बहुत स्टार्टिंग के टॉपिक में अगर पूछा है तो एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी और इनिशियल चैलेंजेस, जब जीएसटी स्टार्टिंग में आया था तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ये, ठीक है। और यहाँ पर एक और टॉपिक है, जो जीएसटी था ना, उससे पहले हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम था, ठीक है, जिसमें हमारे पास वैट, सर्विस टैक्स, ये सब था। तो एक दो बार उसका कंपैरिजन भी पूछा है कि जीएसटी एंड एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम, उसका डिफरेंस भी पूछा है कि पहले की टैक्स सिस्टम और जीएसटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये तो अभी आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अभी कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो आपके अकाउंट्स के पार्ट है, मतलब आपके इनकम टैक्स के पार्ट तो हमने सब कुछ कवर कर लिया। अभी अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो अकाउंट्स के अंदर आपको जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हैं, ठीक है, उससे ये दो थियरी ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एक इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है, वो इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में आप AS 13, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम कौन कौन से, जैसे देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ना, उसके लिए AS 13 लगता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगता है, जो CA इंस्टीट्यूट, जो ICAI जो CA इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है, ठीक है। अब जो ICAI जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किसको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं छोटे क्वेश्चनों में, या तो फिल इन द ब्लैंक में, या तो मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं, मतलब कैसे भी देखो कुछ ना कुछ करके पूछ सकते हैं। ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं कि AS 13 जो है वो कौन कौन से एसेट को एप्लीकेबल है, कौन कौन से एसेट को एप्लीकेबल नहीं है, वो आपके बुक्स में थियरी में मिल जाएगा। आप उसकी बुक्स में थियरी में पढ़ोगे ना तो ये मिल जाएगा कि AS 13 किसको एप्लीकेबल है, किसको नहीं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। तो देखो ये आपका पूरा जो टॉपिक था, जो सिलेबस में मैंने ऑलमोस्ट कवर करवाया था, वो आप एक बार देखो। फिर यहाँ पर अगर जैसे बात करूँ कि सर हमने जो 54 EC पढ़ा था, उसमें से क्या क्या टॉपिक मतलब पूछ सकते, तो देखो आप फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकते हैं। आपको पता है कि जो 54 EC में हम जो बॉन्ड खरीदते थे उसके लिए टाइमिंग पीरियड कितना मिलता था, तो 6 महीने मिलता था। मैक्सिमम आपको उसमें एग्जाम्पशन कितना मिलता था, तो 50 लाख से ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, ये भी हमने पढ़ा था। क्या खरीदना था, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया और RECL, मतलब एक दो और बॉन्ड भी थे, जो मैंने आपको बोला था कि 2 और बॉन्ड भी इस बार स्पेसिफाई किए, वो भी ध्यान रखना। और ये 5 साल के ही बॉन्ड होने चाहिए, 5 साल से कम पीरियड के बॉन्ड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ, और ये सब कुछ हमने एग्जाम्पल ले दे के समझा था। देखो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और देखो अभी आपने हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, और अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे कोर्सेज़ को नहीं भी ज्वाइन किया तो भी कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट थोड़े दिन के बाद हमारे जो रिवीजन लेक्चर है वो यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पेपर सॉल्यूशन है जो प्रीवियस ईयर के, उसके क्वेश्चन भी यूट्यूब पे सॉल्व करवाने वाले हैं। और हो सके तो आपको सेमेस्टर नंबर 4 के लिए अगर हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट्स वीडियो है वो शेयर कर देता हूँ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट थियरी है वो भी एग्ज़ाम टाइम से पहले हम वहाँ पर शेयर करते हैं। ओके, चलिए तो गुड बाय एंड टेक केयर।